हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। ए, वाद विवाद हेतु। बे, इतिहास के अध्ययन हेतु। से, टिप्पणी हेतु। दे, प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। इसका उत्तर है बे, इतिहास के अध्ययन हेतु। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। ए, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। बे, सवाई जय सिंह। से, महाराणा अभय सिंह। दे, राजा दुर्जन सिंह। इसका उत्तर है ए, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। ए, 100 करोड़। बे, 121 करोड़। से, 141 करोड़। दे, 145 करोड़। इसका उत्तर है बे, 121 करोड़। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पर्यटन का अर्थ है। ए, सामान का आयात। बे, सामान का निर्यात। से, विचारों का आदान प्रदान। दे, भ्रमण हेतु जाना। इसका उत्तर है दे, भ्रमण हेतु जाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। ए, कानून बनाना। बे, कानून लागू करना। से, जनचेतना। दे, उपरोक्त सभी। दे, उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है। ए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। बे, महिला सशक्तिकरण। से, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। दे, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। इसका उत्तर है बे, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये पूरा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम इसका उत्तर देख रहे हैं। तो पहले को मिलाएंगे सी से, दूसरे को मिलाएंगे ए से, और तीसरे को मिलाएंगे डी से, और चौथे को मिलाएंगे बी से। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। अगला रिक्त स्थान है, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है। जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी है। ये जंगलों में निवास करते हैं। अगला रिक्त स्थान है, जनसंख्या वितरण को भौगोलिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से सन 1757 में हुआ था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी। 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां निम्नलिखित थी। झूमिंग कृषि, घुमंतू खेती, पेड़ों को काटकर जलाकर खेती तैयार करते थे। पशुपालन व शिकार करना, वन्य उत्पादों को बेचना। अगला प्रश्न है, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों में प्रमुख थे वॉन रे हेस्टिंग्स, जॉन एथन डंकन, लॉर्ड मिंटो, हेनरी टॉमस, कोलब्रुक आदि। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषताएं बताइए। भारतीय कपास अच्छी किस्म की होने के कारण सूती वस्त्रों की गुणवत्ता श्रेष्ठ थी। आकर्षक फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे बारीक रेशे और सस्ती कीमत के कारण 17वीं शताब्दी के सूती वस्त्रों की भारी मांग थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की अंग्रेजी विरोधी भावना, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, सामंतों की विरोधी मनोदशा। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के कारण जमींदार राजस्व संग्राहक बनने लगे और उन्होंने भूमि सुधारों पर ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरी तरफ भू राजस्व की दरें अधिक होने के कारण यदि कोई जमींदार
उन्हें चुका पाने में असमर्थ होता तो उनकी जमींदारी को अंग्रेज उनसे छीनकर किसी दूसरे को बेच दिया करते थे। इन्हीं कारणों से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली असफल हो गई थी। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अर्थात ये असमाप्य हैं। ये संसाधन पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनका उपयोग अभी कुछ ही समय पूर्व प्रारंभ हुआ है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। कृषि मानव के जीवन यापन हेतु प्राथमिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत फसलों, फलों, फूलों, चारा आदि का उत्पादन और पशुपालन को शामिल किया जाता है। कृषि से प्राप्त दो उत्पाद हैं, अनाज उत्पाद, सब्जी उत्पाद। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम शक्ति के पर्याप्त साधन, पूंजी की उपलब्धता, परिवहन के साधनों की सुलभता, बाजार आदि। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। सरकार द्वारा संचालित दो कृषि योजनाएं निम्नलिखित हैं। कृषि कल्याण कोष, इस योजना का उद्देश्य किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करवाना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। सूती वस्त्र उद्योग, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में 1890 में स्थापित हुई। सीमेंट उद्योग, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। इसके अतिरिक्त शक्कर उद्योग, कांच उद्योग, वनस्पति घी उद्योग और नमक उद्योग आदि हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे? दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रुओं को रोका जा सकता था। ये परीखा कही जाती थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी देश में सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति प्रदान करना। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, अर्थात धार्मिक आधार पर वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? वह न्यायपालिका जिसके कार्यों में विधायिका, कार्यपालिका या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इस प्रकार की न्यायपालिका को शक्तियां सीधे संविधान से ही प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई दो उदाहरण दीजिए। सरकार कानून बनाकर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। इसके लिए इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण, शोषण से मुक्ति का आधार, मजदूर यूनियन / संगठन बनाने से संबंधित कानून। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। जन सुविधाओं का संबंध नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं से होता है।
जो कि जीवन हेतु बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि सुविधाएं सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। अगला प्रश्न है, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? कई बार संसद ऐसे कानून पारित कर देती जो अलोकप्रिय साबित होते हैं। ऐसे कानूनों के संदर्भ में जनता उनकी आलोचना करके तथा उनके खिलाफ जनसभाएं आयोजित करके सरकार पर दबाव बना सकती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र में संसद की भूमिका। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति व 2 सदन, राज्यसभा व लोकसभा होते हैं। संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करने, सरकार को नियंत्रित करने व मार्गदर्शन देने, कानून बनाने का कार्य करती है। प्रश्न संख्या 19 में हमें राजस्थान का नक्शा दिया गया है और ये 3 जिले दिए गए हैं, कोटा, डूंगरपुर और सीकर। इन 3 जिलों को हमें इस नक्शे में दर्शाना है। तो सीकर यहाँ पर है, कोटा ये रहा और डूंगरपुर ये रहा। प्रश्न संख्या 20, यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम ये जो प्रश्न है, आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 19वीं शताब्दी के क्रांतिकारियों में से एक थे। आउवा ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जोधपुर राज्य में अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, आसोप, आलनियावास, लंबिया, गूलर, रूडावास, परगानों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा, पाली में कप्तान हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोक मेसन का सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया। इस पराजय का बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स ने एक सेना के साथ प्रस्थान किया और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आउवा पर आक्रमण कर दिया। 15 दिन के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया। 1857 की क्रांति की सफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। अब हम इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। मई 1857 में शुरू होनी थी, जो कि चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की घटना के कारण समय से पूर्व मार्च 1857 में प्रारंभ हो गई, जिसके कारण सभी प्रमुख स्थानों पर क्रांति एक साथ प्रारंभ न हो पाने के कारण अंग्रेजों द्वारा कुचल दी गई। संगठन का अभाव। इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि 1857 की क्रांति की चिंगारियां लगभग सभी भारतीय भागों तक पहुंची, लेकिन संगठन के अभाव के कारण यह संपूर्ण देश में नहीं हुई। योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति के विद्रोही सैनिकों के पास बहादुर शाह का पुत्र मिर्जा मुगल सेनापति था, जिसमें किसी भी प्रकार की सैनिक प्रतिभा नहीं थी। 1857 की क्रांति के विद्रोहियों में केवल तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मी बाई और कुंवर सिंह ही योग्य सेनानी थे। अतः विद्रोहियों की बिखरी हुई शक्ति को अंग्रेजों ने कुछ ही समय में नष्ट कर दिया। उद्देश्य का अभाव पाया जाना। क्रांतिकारी कोई एक निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इनका साथ देने वाले शासक और जमींदार अपने अपने अलग अलग निजी स्वार्थों के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा मदद मिलना, अंग्रेजों के पास यातायात व संचार के साधनों की उत्तम व्यवस्था, क्रांतिकारियों पर आधुनिक हथियारों का अभाव आदि कारण भी मुख्य थे। प्रश्न संख्या 21, यहाँ भी हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का हम उत्तर देख रहे हैं। पहले, अपराध की जांच में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करना, अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना पुलिस के कार्य होते हैं। पुलिस को सदैव कानून के तहत व मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए जांच करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच प्रारंभ करती है, वह गवाहों के बयान दर्ज करती है,
तथा सबूत एकत्रित करती है। यदि पुलिस यह समझती है कि आरोपी वास्तव में दोषी है तो वह उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं? अब हम इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई, अपराध की प्रथम सूचना पुलिस को दी जाती है जिसे FIR कहते हैं। अपराध सिद्ध करना न्यायालय का काम होता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रत्येक नागरिक को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मुकदमे की पैरवी करने वाले अधिवक्ता कहलाते हैं। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील वे न्यायाधीश आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। जब किसी वाद का निस्तारण करने से पूर्व उसके साक्ष्य, गवाहों व सबूतों तथा वकीलों की दलीलों को सुनकर बिना भेदभाव उपयुक्त निर्णय किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष सुनवाई कहलाती है। प्रश्न संख्या 22, यहाँ पर भी हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, और दूसरा प्रश्न अथवा में दिया गया है वनों से क्या लाभ होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो पहले हम मृदा संरक्षण के उपाय बताइए इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। मल्च बनाना, इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इस विधि से मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। वेदिका कार्य, इस विधि के अंतर्गत चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनमें पृष्ठीय प्रवाह एवं मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, इस विधि के अंतर्गत एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए ढके प्राकृतिक अवरोधों का निर्माण करती है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास व मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिका के समान जल को भरण करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। रक्षक मेखलाएं, इस विधि के अंतर्गत तटीय प्रदेशों व शुष्क प्रदेशों में वायु की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अनावरण को बचाया जा सके। बीज की फसल उगाना, मृदा संरक्षण की इस विधि के अंतर्गत वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित रखने के लिए अल्प उगान समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। चट्टान बांध का निर्माण, इस प्रकार के बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। वनों से क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। अब हम इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। वन संसाधनों के प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। वनों से हमें जलाऊ लकड़ियों की प्राप्ति होती है। वन उत्पाद जैसे लाख, गोंद, रबर, कत्था, जड़ी बूटियां आदि की प्राप्ति होती है। उद्योग हेतु कच्चे माल की प्राप्ति वनों से होती है जैसे कागज उद्योग, माचिस उद्योग आदि। वन मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। पशुओं के लिए चारा वनों से उपलब्ध होता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वन सहायक होते हैं। वन्य जीव जंतुओं के आश्रय स्थल के रूप में वन अपना योगदान देते हैं। इस सब के अतिरिक्त वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। 23वां प्रश्न, यहाँ पर भी हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो पहले हम जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए, इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी इसमें सक्रिय समर्थन देने लगे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया।
इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। इन कारणों से जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब हम इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का विशेष योगदान रहा। गांधी जी ने 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से लौटते ही स्थानीय कुरीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में लोगों की समस्याओं के निदान हेतु प्रयास किए। इसके बाद 1919 में रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ देकर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। असहयोग आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ने का कार्य किया। इनके कारण ही स्वदेशी को बढ़ावा मिला। इनके अहिंसक आंदोलनों से प्रेरणा प्राप्त कर हर जगह लोगों द्वारा अंग्रेजों का विरोध प्रबल होता गया, जो स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों के एकाधिकार को चुनौती दी। उन्होंने अमीर गरीब, ऊंच नीच, छुआछूत को दूर कर समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। अहिंसा रूपी कर्म के द्वारा इन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर विवश कर दिया। इस प्रकार इनका योगदान अतुलनीय रहा।